मैं विवेक तिवारी आपको पढ़ा रहा हूँ सामान्य विज्ञान, और इस क्रम में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि रेलवे के एग्जाम में भी, हालांकि रेलवे के एग्जाम में फिजिक्स और बायोलॉजी का दोनों का बराबर एक मुद्दा उठता है, दोनों का बराबर एक जो रेशो होता है बराबर का होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम में, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, उसमें बायोलॉजी का एक अपना खुद का रोल है, बड़ा रोल है, अच्छा रोल है, शानदार रोल है। और जब शानदार रोल है तो हम बायोलॉजी का आपको उसी शानदार ढंग से, उसी शानदार लेवल से पढ़ाएंगे भाई। मज़ा तो उसमें ही है। मज़ा तब है कि जब हम आपको पढ़ाएं, आप समझें, हम समझें, और एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलें और आप उनको सही करके आएँ, सिलेक्शन लें, और फिर आप हमारे पास आएँ और मिठाई खिलाएं, गले मिलें और कहें कि सर जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ है। तो बहुत अच्छे करने के लिए ही हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। आप भी जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद हमारी वीडियोस को आप देखते रहिएगा और हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाते जाइएगा, और शायद मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी। बायोलॉजी शुरू करेंगे आपकी, और बायोलॉजी में हम बात करते हैं बायोलॉजी, जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान जो है ये ग्रीक भाषा से ही लिया गया शब्द है। बायोलॉजी तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, और ग्रीक भाषा के जो शब्द हैं जिनसे बना है वो शब्द हैं बायोस और लोगोस। यहाँ पे जो बायोस है दोस्तों, यहाँ पे बायोस का अर्थ होता है लाइफ, जीवन, जिंदगी, और यहाँ पे जो लोगोस है उसका अध्ययन होता है स्टडी, अध्ययन, लोगोस। तो बायोलॉजी हमारा जो शब्द लिया गया है, इंग्लिश का शब्द बायोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस, जहाँ पे बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही दोस्तों बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी जो है, इसके जो जनक हैं दोस्तों, बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। बहुत ही प्रकांड विद्वान रहे थे अपने समय पे अरस्तु, जैसे कि बहुत ही बड़े फिलोसफर भी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है ना, बहुत बड़ा इंसान थे अरस्तु, ठीक है ना। अरस्तु ये बायोलॉजी के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जबकि बायोलॉजी का जो नामकरण किया था, देखो भाई दो बातें होती हैं, नामकरण करना और नाम पैदा करना। पैदा करना जैसे हम सबके पिताजी हैं, आपके हैं, मेरे, हम सबके पिताजी होते हैं। पिताजी जो होते हैं वो हमको पैदा करते हैं, सबके पिताजी होते हैं, अपने अपने खुद के स्वयं के पिताजी हैं, ठीक है ना। पैदा होने के बाद उस बच्चे को नाम दिया जाता है। नाम कौन देता है? पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी देखो बच्चा हुआ है, पंडित जी देखता है पहले बच्चे को, देखो हो ये क्या कर डाला, उसके बाद फिर उसका बोल दे कि पंडित जी जो भी जैसा भी अपना है आप तो इसका नाम दे दीजिएगा। अच्छा, नामकरण से पहले हमारे समाज में एक चीज़ और चलती है कि बच्चा गया किस पे है, नाक किस पे गई है, होंठ किस पे गए हैं, शक्ल किस पे गई है, रंग किस पे गया है। मम्मी कहती मुझ पे गया है, पापा कहते मुझ पे गया है, मौसी कहती मुझ पे गया है, नानी कहती मुझ पे गया है, बुआ कहती मुझ पे गया है, ठीक है ना। यहाँ तक कि कभी कभी तो पड़ोसी भी कह जाता है कि मुझ पे गया है, हालांकि वो सिर्फ कह के गया है, ऐसा कोई रीज़न है नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना। फिर उसका नामकरण संस्कार चलता है। वैसे ही जो बायोलॉजी है इसके जनक कौन हैं? अरस्तु हैं, और इसका जो नामकरण किया था वो दो लोगों ने किया था, और दोनों के नाम मैं आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, लैमार्क और ट्रेविरेनस। नामकरण करने वाले व्यक्ति हैं लैमार्क और ट्रेविरेनस। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन कहलाती है बायोलॉजी, और इसके जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। इसको नामकरण या इसको नाम देने वाले व्यक्ति दो हैं, लैमार्क और ट्रेविरेनस। दोस्तों यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, एक शब्द होता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन कहलाती है बायोलॉजी, ध्यान रखना, जीवन का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। जैसे एक है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन और एक होता है जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन और जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये कहलाती है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन।
और जो जीवों का अध्ययन है ये कहलाती है बायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी और जीवों का अध्ययन कहलाती है बायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है, जिसमें सिर्फ हम सूक्ष्म जीवों का, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ है, शैवाल हुए हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बहुत छोटे छोटे, माइकोप्लाज्मा, बहुत छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करना है तो वो क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी दोस्तों बायोलॉजी का ही पार्ट है। सभी जीवों का अध्ययन, छोटे मोटे, बड़े घोटे, लंबे चौड़े, जिंदे, सभी जीवों का अध्ययन बायोलॉजी। और उसी बायोलॉजी में अगर हमें सिर्फ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना है तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। जीवों का अध्ययन क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे जो आपसे बात करेंगे कि जो भी कुछ हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, हमारी इस बायोलॉजी को हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला जो पार्ट इसका वो है जूलॉजी, जिसको हम कहते हैं प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान भी कह सकते हो। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है बॉटनी, जिसको हम वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। प्राणी विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जूलॉजी जो होता है, जूलॉजी, इसके जो जनक हैं, इसके जनक भी हैं अरस्तु। चाणक्य के समकक्ष थे अरस्तु। सिकंदर जो थे उसके गुरु थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ना हमारे चाणक्य साहब, उनके समकक्ष थे। चाणक्य नीति जो हैं वैसे अरस्तु की अपनी नीतियाँ रही होंगी। अरस्तु भी ग्रीक में उस वक्त बहुत ही फेमस एक राजनीतिज्ञ कहलाते थे, जैसे हमारे चाणक्य कहलाते थे। प्राणी विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जबकि जो वनस्पति विज्ञान है इसके जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया, हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया, उस बुक के रचयिता थे अरस्तु, जिसमें इन्होंने लगभग 5,000 जंतु प्रजातियों के बारे में उल्लेख कर रखा है इंसान ने, अरस्तु ने। और हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, इस बुक के रचयिता थे थियोफ्रेस्टस, जिसमें इन्होंने पादपों के बारे में क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कर रखा है। इसलिए जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अगर आपसे मैं यहाँ पर ही पूछ लूँ, और मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ये पूछने का अधिकार बनता है, मेडिकल साइंस का जनक कौन है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस के जनक, चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको चरक नहीं लिखना है, क्योंकि वो हमारे इतिहास की बात कर रहे हैं, पर हमारी किताबों में है कुछ अलग लिखा हुआ है, हिप्पोक्रेटस। इसको चिकित्सा विज्ञान का जनक कहते हैं, इसको मेडिकल साइंस का जनक कहते हैं। तो मेडिकल साइंस के जनक का नाम है हिप्पोक्रेटस। जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु, बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं ल्यूवेनहॉक, बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु, जबकि बायोलॉजी का नामकरण करने वाले व्यक्ति के नाम है लैमार्क और ट्रेवीरेनस। लैमार्क और ट्रेवीरेनस, ये इनके नाम हैं। अगला देख लेते हैं इसी क्रम में ही, और इसी क्रम में जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले आपकी जूलॉजी के पार्ट्स। जूलॉजी, और जूलॉजी में सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार टॉपिक, ज़बरदस्त, और उस टॉपिक का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र,
इसके जो बारे में ये कहा जाता है। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं पहले तंत्र क्या होता है। तंत्र क्या होता है दोस्तों? तंत्र होता है हमारा अंगों का समूह। अंगों का समूह। जैसे हमारे शरीर में सबसे पहले बनना स्टार्ट होती हैं कोशिकाएं। कोशिकाएं मिलकर आपके शरीर में क्या बना देती हैं? ऊतक। ऊतक शरीर में मिलाकर बना देती हैं हमारे अंग। अंग हमारे शरीर में मिलके बना देते हैं तंत्र, और तंत्र से मिलके बना होता है हमारा शरीर। कोशिकाओं ने मिलके क्या बनाया है? ऊतक। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाती है साइटोलॉजी। ये लिखने के लिए नहीं है अभी, मैं तो सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साइटोलॉजी के जनक हैं रॉबर्ट हुक। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के जनक हैं बिचैट। ऊतकों से मिलकर बनते हैं अंग, और कई सारे अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र, और कई सारे तंत्र मिलकर बनाते हैं हमारा शरीर। तो अंगों का समूह कहलाता है तंत्र। तो इसी तरह से रक्त परिसंचरण तंत्र में दोस्तों हम उन सभी अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन अंगों की सहायता से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन झूम घूम 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 होता जा रहा है। याद रखना, परिसंचरण का मतलब होता है कि जिस बिंदु से शुरुआत करूं उसी बिंदु पे घूम फिर के वहाँ पे आ जाए। जैसे जब हम परिक्रमा लगाते हैं, तो जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो हम एक जगह अपने जूते चप्पल उतार के, हे भगवान हमको ताकत देना कि हम परिक्रमा पूरी कर पाएँ आपकी। जैसे होती है ना 7 कोस की परिक्रमा, जो ब्रज की परिक्रमा है, आप देना शुरू करते हैं। आपने घूमना शुरू किया, घूमते फिरते वापस आए और पता चला कि जूते चप्पल गायब हो गई। कि भगवान ये क्या किया? इतनी ताकत तो नहीं दी आपने कि हम ये भी सदमा बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद फिर आप सबसे अच्छी चप्पल ढूंढते हो, सबसे मस्त चप्पल किसकी है, तो इसको उठा के आपने कर लेते हो। ऊपर वाली कृपा थी, परिक्रमा सफल हुई आपकी। ऐसे ही जब हमारे शरीर में ब्लड बहना स्टार्ट होता है, तो जिस अंग से बहना शुरू करता है, तो ऐसे घूमते घूर घूर करते करते वहाँ तक पहुँच जाएगा। कोई भी चीज़ जब घूमती है तो उसकी आवाज़ आती है, लेकिन खून के बहने की आवाज़ नहीं आ रही है, जबकि खून तो बहता जा रहा है। पानी कहीं से बहेगा तो आवाज़ आएगी पानी की, लेकिन खून के बहने की आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज नहीं होती। अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती तो शायद ये ध्वनि श्रव्य तरंगें कहलाती और आपको ये सुनाई देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। और रक्त परिसंचरण तंत्र में दोस्तों हम उन सभी अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं जिन अंगों की सहायता से हमारे शरीर में ब्लड का या रक्त का परिसंचरण होता है, खून का परिसंचरण हो रहा होता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करता है डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के खोजकर्ता हैं डॉक्टर विलियम हार्वे। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो खोज की गई थी, इसको जो डिस्कवर किया गया था, ये एक घोड़े में किया गया था। जानवर था घोड़ा। तो घोड़े में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी, और इसके खोजकर्ता हैं डॉक्टर विलियम हार्वे। और डॉक्टर विलियम हार्वे के अनुसार जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसको हमने कुल 3 भागों में बांटा है। रक्त परिसंचरण तंत्र के कुल कितने भाग हैं, तो आपको बताना है कुल 3 भाग हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। इसके जो 3 भाग हैं, इनके 3 भागों में पहला भाग का नाम है रक्त, ब्लड। दूसरा होता है रक्त वाहिनियाँ, जिनमें से होकर खून बहता रहता है, वो कहलाती हैं रक्त वाहिनियाँ। और तीसरे का नाम है हृदय। तो इन तीनों अंगों से मिलकर बना होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अंगों के नाम ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। रक्त वाहिनियाँ और हृदय। रक्त वाहिनियाँ और हृदय। खून जिसमें बहता है वो रक्त वाहिनियाँ, और जिसका रोल सबसे बड़ा रोल है वो है हृदय। बिना हृदय के रक्त परिसंचरण का कोई मतलब है नहीं। समझ रहे हो ना बात? रक्त जो होता है, रक्त का अध्ययन जो है दोस्तों, रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त का अध्ययन कहलाती है हीमेटोलॉजी।
रक्त वाहिनियों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। और जो हृदय है दोस्तों, हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो ऐसे कुल कितने भाग हो गए हैं? 3। रक्त वाहिनियाँ और हृदय, तीनों को मिलाकर बनता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र में आएगा रक्त वाहिनियाँ और हृदय। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। इन तीनों से आपका बनता है रक्त परिसंचरण तंत्र। हम इनके बारे में एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रक्त की, उसके बाद रक्त वाहिनियों की, उसके बाद हृदय की। और तीनों के बारे में पढ़ाने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे आखिरकार रक्त का परिसंचरण होता किस तरह से है। तो पहले इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ब्लड क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन सी बीमारियां ब्लड की वजह से हो जाती हैं, ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, अभी नया खोजा गया ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसका क्या इफेक्ट है, उसकी क्या खासियत है, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की हैं, ये कैसे पहचानोगी, धमनी कौन सी, सिरा कौन सी है, ठीक है ना, केशनली क्या होती हैं, हृदय कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कैसे हार्ट बीट कंट्रोल होती हैं, कौन कौन सी बीमारी वहाँ पे पैदा होती हैं। ये सब कुछ जानने के बाद फिर हम आपको इम्तिनान से पढ़ाएंगे कि आखिरकार इनकी वजह से रक्त का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबके बारे में बड़े आराम से हर एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे। टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि टेंशन लेने से होगा ही भी क्या। चलिए अगला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। दोस्तों जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, जो रक्त होता है, रक्त का अध्ययन रक्त जो है वो है एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त है तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों तरल संयोजी ऊतक का मतलब है क्योंकि जो रक्त है वो बहता है, और जिन पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है, जिन पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं तरल। शरीर के सभी अंगों से कनेक्टेड है, शरीर के सभी अंगों से जुड़ा हुआ है, सभी अंगों से जुड़ा हुआ है, और जो सभी अंगों से जुड़ा हुआ हो वो कहलाता है संयोजी। और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आपने सुना होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब मौजूद हैं, ये सब मौजूद है, तो सब मिलके क्या बना देती हैं? ऊतक। तो ब्लड के बारे में एक बात कंफर्म हो गई है कि ब्लड है एक तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। और इसकी जो प्रकृति होती है, रक्त का जो नेचर होता है, रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, और जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा। रक्त का पीएच मान है 7.4। हालांकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जबकि ये 7.35 से लेकर ये 7.45 के मध्य में भी हो जाता है। 7.35 से 7.45 ये रक्त का पीएच मान है, जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम रक्त के बारे में कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, पीएच मान होता है 7.35 से 7.45। रक्त जो होता है दोस्तों, ब्लड जो होता है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि रक्त जो है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि रक्त की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में, तो रक्त की मात्रा हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर, या ये हमारे शरीर के भार का लगभग 8% होता है। कहीं पर अगर 7% भी लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं है, उसको भी आप सही मानोगे। हमने लगभग 8% माना, अधिकतम वैल्यू बता दी है कि जितना भी मेरा भार है बॉडी का, उसके भार का 8% क्या होता है? रक्त होता है। जैसे मैं कहूँ कि आपने कोई आंटी देखी घूमती, 400 किलो की आंटी होती हैं, मना नहीं करा, आप मुकर नहीं सकते,
आपको मानना पड़ेगा। और 400 किलो की आंटी के साथ देखना, एक अंकल घूम रहे होंगे 50 किलोग्राम के, उनके हस्बैंड हैं वो। अब 400 किलो की आंटी में 5 से 6 लीटर खून की तो क्या ही औकात, वो तो उनकी तौंदी में अटक जाएगा। तो उनके बॉडी में कितना खून होगा, तो 400 का कितना निकाल लो आप, 8% निकाल लो। इसका 8% ऐसे तो निकलेगा और लगभग कितना लीटर हो जाएगा, 32 लीटर के आसपास। इतना खून लेके बैठी है आंटी, 32 लीटर, 32 किलोग्राम के आसपास। इतना तो बहुत से लोगों का भार है पूरी बॉडी का, जितना आंटी के अंदर क्या है, खून है। तो याद रखना है 5 से 6 लीटर खून जो है वो आइडियल, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जिनका बॉडी का वेट है 60, 65, 70, उन लोगों के शरीर में खून की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। यह शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है, 8% होती है, लगभग 8% होती है। तो रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर या शरीर के भार का 8% होता है। इसके बारे में बात करते हैं, अगर हम नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं कि दोस्तों रक्त का जो रंग होता है, खून का जो कलर होता है, ब्लड का कलर होता है लाल। ये तो आप सबने पढ़ा है, पर सबका नहीं होता। झींगा है सफ़ेद रंग का खून होता है, और ऑक्टोपस है उसके खून का रंग तो नीला होता है। उनके बारे में बात करेंगे हम। तो रक्त का रंग लाल होता है, और लाल रंग होने का जो रीजन है वो है हीमोग्लोबिन, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से खून का जो रंग है वो लाल होता है। तो रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। और रीजन क्या बताओगे आप, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है। बात ये भी तो है, चलो मैंने मान लिया, मैंने देखा है कि खून का रंग लाल है, मानता हूं मैं, पर हीमोग्लोबिन क्या है ये तो बताओ मुझको। तो हीमोग्लोबिन क्या है, अगर इसके बारे में डिस्कस करें कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है एक जटिल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन होता है एक जटिल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटीन लगभग 96% होता है, और इसमें एक रंग देने के लिए वर्णक होता है जो 4% होता है लगभग। और वर्णक का नाम है हीम। प्रोटीन इसमें जो मौजूद है वो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन में लगभग 96% प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, जटिल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का टाइप, एक जटिल प्रोटीन का टाइप है, जिसमें 4% मात्रा में वर्णक होते हैं। वर्णक वे पदार्थ होते हैं जो हमारे किसी भी पदार्थ को रंग देते हैं। जैसे कि हमारे स्किन को रंग मिला हुआ है, मेलेनिन वर्णक है इसमें। मेलेनिन वर्णक की मात्रा कम होने पर इंसान गोरा, और ज़्यादा होने पर हम जैसा काला हो जाता है। दुनिया में सिर्फ 2 ही रंग हैं दोस्तों, काला और गोरा। सांवला तो हमने ज़बरदस्ती थोप रखा है लोगों पे। सांवला तो हम इसलिए बोलते हैं कहीं आदमी बुरा ना मान जाए, काले को काला बोलते बुरा मान जाए, इसलिए सांवला नाम निकाला है। कि कोई बच्चा एकदम पैदा हुआ, एकदम काला बच्चा पैदा हुआ है, उसको फिर आप कोई भी नाम दे देना। जैसे मैं पैदा हुआ तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गोरा था, वो तो नज़र लग के नज़र लगा के मैं ऐसा काला कर दिया। पर जो काला बच्चा है उसको आप कोई भी नाम दे देना, पर लोग उसको बोलेंगे कल्लू, कालियो, कालू, उसके क्षेत्र के नाम से। बच्चा बड़ा हो रहा है, नाम वो दुनिया से लड़ भी रहा है कि भाई मेरा नाम कालू नहीं है, कल्लू नहीं है, मेरा नाम तो यह है, प्लीज़ रुक जाओ, चुप करो। पर लोग मानते हैं क्या, नहीं मानेंगे। वो लोग फिर जाएंगे घूम के माँ से बोलेगा माँ वो कल्लू कालू बोलते हैं मुझे, दुनिया ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। कोई भी मतलब जीवन में कुछ रस ही नहीं मिला है, हर कोई कालू कल्लू कह देता है। तो माँ उसको कहती है कि बेटा काला थोड़ी है, सांवला है। हालांकि माँ को पता है कि गया है, गुजरा है, काला है, पर माँ तो माँ होती है। माँ जैसा प्यार भी कर सकता है कि कोई नहीं कर सकता। काला रंग जो होता है उस पर हमें घमंड करना चाहिए, क्योंकि काला जो रंग है वो ईमानदार, वो आपका एकदम वफादार है।
गोरा रंग साथ छोड़ के जा सकता है, लेकिन काला रंग जिंदगी भर, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हमेशा डटा रहेगा। तो गर्व से कहो कि हम काले हैं। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, और दिल सफ़ेद होना चाहिए आदमी का, ठीक है ना। हो उल्टा रहा है, लोग गोरे बनना चाहते हैं चमड़ी से, काले हैं दिल से। इसलिए यहाँ पे हम मात खा रहे हैं दुनियादारी से, दुनियादारी बदल गई है। हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है, और जो हीम होता है दोस्तों, हीम का रंग होता है बैंगनी। अब बड़ा यहाँ पे दिक्कत है, जो खुद बैंगनी रंग का है वो हमारे खून को रंग कैसा दे रहा है, लाल। ये कैसा संभव है? आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, तो आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन का कलर होता है बैंगनी। किसकी वजह से? हीम की वजह से होता है। अब बड़ी दिक्कत यह है कि जो खुद बैंगनी रंग का है उसने हमारे खून को कौन सा रंग दे रखा है, लाल। बड़ी अजीब बात है, लेकिन दोस्तों सच है। जहाँ चीज़ें अजीब हैं वही चीज़ समझने वाली चीज़ होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये हमारा हीमोग्लोबिन है। जब हम सांस ले रहे होते हैं उस वक्त हमारे शरीर में गैस जारी होती हैं सारी, तो उन सभी गैसों में से एक गैस जाती है, कौन सी? ऑक्सीजन, फेफड़ों में इकट्ठा हो जाएगी। हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है Hb। ये हीमोग्लोबिन आपके खून के साथ बहते बहते फेफड़ों में आएगा, तो फेफड़ों में किसी भी गैस को छोड़कर सिर्फ ऑक्सीजन गैस से ही क्रिया करेगा, ना नाइट्रोजन से करेगा, ना ऑर्गन से, ना CO2 से, ना अन्य गैसों से, केवल ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से क्रिया करता है ये 1:4 में, 1:4। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्रिया करता है 1:4 में। किसकी उपस्थिति में? फेरस +2, फेरस की उपस्थिति में क्रिया करता है, और एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है 1:4 में फेरस की उपस्थिति में, और फेरस की उपस्थिति में क्रिया करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल। यदि आगे जाके हम बात करें आप लोगों से, कभी आपने ये तो सुना ही होगा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से इंसान की दम घुटने से मौत हो जाती है। क्यों? सुनाओ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जब धुआं उठ रहा होगा बंद कमरे में, तो धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड भी रही होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रही होगी। हीमोग्लोबिन CO2 से क्रिया करके कुछ भी नहीं बनाता, हीमोग्लोबिन CO2 से क्रिया करता भी नहीं है। लेकिन धुएं में अगर मौजूद है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करने के बाद ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से जैसे ही ये क्रिया करेगा दोस्तों, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से क्रिया करते ही आपका जो खून है उसमें ऑक्सीजन धारिता कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन धारिता कम हो जाएगी तो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। सबसे पहले ब्रेन काम करना बंद कर देगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और जैसे ही ब्रेन काम करना बंद कर देगा, आप खड़ा होना चाहोगे, आप खड़ा नहीं हो पाओगे, आप चिल्लाना चाहोगे, आप आवाज़ तक निकाल पाओगे, क्योंकि शरीर का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तो खत्म हो गया है, क्योंकि मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है। और धीरे 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 दम घुटने से इंसान की उसी बिस्तर पे पड़े पड़े हो जाएगी डेथ। तो दम घुटने से इंसान की जो डेथ होती है उसका मेन रीज़न है कार्बन मोनोऑक्साइड। और हीमोग्लोबिन से जब CO क्रिया करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करती है, तो एक कंपाउंड बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि डेथ का या मृत्यु का मुख्य कारण बनता है, इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी और भी हम चर्चा कर लेते हैं आपसे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए? तो अगर हम बात करते हैं पुरुष की और बात करते हैं महिलाओं की,
तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml में, और महिलाओं में इसकी मात्रा लगभग 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml में होती है। तो 100 ml में पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम और महिलाओं में लगभग 12 से 14 ग्राम होनी चाहिए। एवरेज है, औसतन मान है। और अगर मैं कहूँ कि कुल रक्त में कितना हीमोग्लोबिन, कुल रक्त में हीमोग्लोबिन कितना, तो दोस्तों कुल रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, तो कुल रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा तकरीबन होती है लगभग 784 ग्राम, 784 ग्राम। कुल रक्त में हीमोग्लोबिन लगभग 784 ग्राम होता है। लगभग है, ये अप्रॉक्सीमेट है, ये क्लियर एग्जैक्ट नहीं है कितने होना चाहिए। हो सकता है कि मेरे बॉडी में देखोगे तो शायद इससे ज़्यादा हो, किसी और की बॉडी में देखो तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, किसी में हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है, पर ये एवरेज मान निकल के आया है दोनों में, पुरुष और महिलाओं में दोनों में लगभग कुल रक्त में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वो लगभग 784 ग्राम के आसपास होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं, तो हीमोग्लोबिन की अगर हमारे शरीर में हो जाती है कमी, अच्छा हीमोग्लोबिन का संबंध किस तत्व से है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का संबंध है हमारे बॉडी में आयरन से। लोह तत्व जो होता है ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के बनने में सहायक होता है। आयरन का यूज कर रहे हो ऐसे पदार्थों का, बैंगन, पालक, हरे पत्तेदार सब्जियां, एप्पल वगैरह, ऐसे अगर आप फलों को, सब्जियों को आप खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो उनसे आपकी बॉडी में जाएगा आयरन, और आयरन बॉडी में क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी, या फिर आप ये कह सकते हो कि आयरन की कमी, तो हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी से बीमारी का नाम है एनीमिया। एनीमिया, अल्प रक्तता, एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों, एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, अल्प रक्तता हो जाती है। जबकि अगर हम कहें कि आयरन की हो गई है अधिकता, बढ़ोतरी हो गई है, ज़्यादा हो गया है, या हीमोग्लोबिन की अधिकता हो गई है, तो हीमोग्लोबिन की अधिकता से जो बीमारी होती है उसका नाम है साइड्रोसिस। साइड्रोसिस को हम हिंदी में लिखते हैं लोहोमयता। इसमें सांस का फूलना, खून का गाढ़ा हो जाना, सर्कुलेशन में दिक्कत आना, ऐसी बहुत सी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो याद रखिएगा, ये आपके रक्त के बारे में बहुत ही नॉर्मल सी कुछ बातें बताने की कोशिश की गई हैं। जैसे हम बात करते हैं, शुरू में हमने बात की रक्त परिसंचरण तंत्र को लेके, और रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने आपको बताया है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करते हैं डॉक्टर विलियम हार्वे। घोड़े में इसकी खोज की गई थी। इसे कुल 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका पहला भाग का नाम है रक्त, दूसरा है रक्त वाहिनी, तीसरा है हृदय। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बस आपको समझना है। देखिएगा, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है दोस्तों, जो रक्त परिसंचरण होता है दोस्तों, इसे हमने कुल 3 भागों में डिवाइड किया है। एक परिसंचरण होता है खुला हुआ, सुनना ध्यान से, एक परिसंचरण होता है बंद, और एक परिसंचरण होता है दोहरा। रक्त परिसंचरण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, खुला, बंद और दोहरा। खुला, बंद और दोहरा। इसमें जो खुला परिसंचरण होता है, ओपन खुला परिसंचरण, इसमें जो बंद परिसंचरण और इसमें दोहरा परिसंचरण, 3 तरह के परिसंचरण हैं। खुला परिसंचरण का मतलब होता है जिसमें खून धमनी स्राव में से होकर बह नहीं रहा, वो है ही नहीं, अनुपस्थित हैं, खून सीधा बह रहा है।
जैसे किसी बाल्टी में आपने पानी भर के उसको हिला दिया तो पानी जो है वो ऐसे किधर भी ऐसे बहता रहेगा, ऐसा परिसंचरण कहलाएगा खुला हुआ। एक होता है बंद। बंद होता है कि आपने अपने घर के अंदर टंकी से कई सारी क्या निकाल रखी, नलियाँ, पाइप, और हर पाइप में सो के पानी, कोई बाथरूम में, कोई वॉशरूम में, कोई टॉयलेट, कोई आपके किचन में, कोई कहीं और, कोई कहीं और, ऐसे अलग अलग दिशाओं में होके जा रहा है, पाइपों में से होकर, निश्चित दिशाओं से होकर, वो कहलाता है बंद। और जिसका आधा भाग खुला आधा भाग बंद है वो कहलाता है दोहरा। मतलब आधे शरीर में खून बह रहा है ओपन, खुला हुआ ऐसे ही, और आधे भाग में धमनी स्राव में सो के बह रहा है, वो कहलाता है दोहरा। तो जो खुला परिसंचरण है, जैसे कि हम बात करते हैं मेंढक में, इसमें एक खुला परिसंचरण पाया जाता है, केंचुआ, मेंढक वगैरह जो भी है। बंद परिसंचरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य का। तो मनुष्य का परिसंचरण दोस्तों बंद परिसंचरण में आता है, और दोहरा परिसंचरण में आती है मछली। मछली का जो सिर वाला हिस्सा जो होता है, वो सिर वाले हिस्से तक तो होता है आपका खुला हुआ, और उसके बाद का जो भाग है मछली का वो फिर आता है आपका किसमें, बंद में। तो मछली जो है उसमें दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। तो मनुष्य के बारे में अगर हम सिर्फ अभी डिस्कस करें कि मनुष्य के बारे में क्या बात है, तो मनुष्य का परिसंचरण दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र में आता है। मनुष्य के परिसंचरण को हम बंद परिसंचरण तंत्र में काउंट करते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि मनुष्य का जो परिसंचरण है दोस्तों वो दोहरा परिसंचरण भी है, क्योंकि जब हमारे बॉडी में खून बहता है तो हमारे हृदय के अंदर खून जो है एक परिसंचरण के दौरान 2 बार जाता है, 2 बार घूम के जाएगा, जो प्रूफ करता है कि मनुष्य का परिसंचरण दोहरा भी है। तो 2 गुण हैं रक्त परिसंचरण, मनुष्य के रक्त के परिसंचरण का, कि मनुष्य का रक्त परिसंचरण दोस्तों दोहरा भी है और बंद भी है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण भी है और बंद परिसंचरण भी है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की हमने इन खासियत के बारे में आपसे रूबरू करवाया है मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य का परिसंचरण बंद भी है और दोहरा भी परिसंचरण होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रकार हैं, खुला, बंद और दोहरा। हम आपसे अगर बात करते हैं कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है दोस्तों, इसके कुल कितने भाग हैं, 3। कितने प्रकार हैं, 3 भाग कौन कौन से हैं, रक्त वाहिनी और हृदय। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, खुला, बंद और दोहरा। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी, रक्त वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी, और हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। रक्त परिसंचरण के कितने भाग, कितने प्रकार हैं, 3, खुला, बंद और दोहरा। मनुष्य के रक्त परिसंचरण की कितनी खासियतें, 2, कि मनुष्य का रक्त परिसंचरण बंद भी है और दोहरा भी है। इसके बाद अगर बात करते हैं रक्त के बारे में, कि रक्त है क्योंकि रक्त बहता है, जिनमें बहने के गुण पाया जाता है वो तरल हैं, सभी अंगों से जुड़ा हुआ है, संयोजी है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से मिलकर बना हुआ है, तो ऊतक है। प्रकृति इसकी क्षारीय है, पीएच मान लगभग 7.4 है। रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर या शरीर के भार का 8% होता है। रक्त का रंग लाल होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, जटिल प्रोटीन है। इसमें कौन सा प्रोटीन मौजूद है, हीमोग्लोबिन। वर्णक कितना परसेंट है, 4। क्या नाम है, हीम। हीम का रंग बैंगनी, और इसी हीम की वजह से हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैंगनी। लेकिन यही हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से 1:4 में फेरस की उपस्थिति में क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यही हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से दम घुटने से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में लगभग 14 से 16 और महिलाओं में लगभग 12 से 14 ग्राम होता है। कुल रक्त में हीमोग्लोबिन 7 से 84 ग्राम के आसपास होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया और अधिकता से साइरोसिस हो जाता है, और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो तत्व जिम्मेदार है वो है आयरन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतनी ही सी बातें आपसे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद रक्त का निर्माण कैसा होता है, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या क्या होती हैं, प्लेटलेट्स क्या क्या होते हैं, जीवन काल वगैरह, मतलब बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। और ऐसा पढ़ो कि वही आए एग्जाम में और सही करके आएँ और सिलेक्शन पा जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम रक्त के निर्माण के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, देखते रहो
RJ एग्जाम पोर्टल। थैंक यू, धन्यवाद।